चाय टाइम पॉलिटिक्स में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर का सुपर इलेक्शन, सदारती इलेक्शन, अमेरिका का सदर जो भी हो, दुनिया भर में उसका कहीं ना कहीं असर हो रहा होता है। तो ऐसे में इंडिया जैसी उभरती हुई एक ताकत पर कैसे असर नहीं होगा अमेरिका का, ये कैसे मुमकिन है? ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर में अपनी अपनी कैलकुलेशंस की जा रही हैं, चाइना, रशिया, जापान, मिडल ईस्ट, इसराइल, हर जगह। वहां इंडिया में भी कैलकुलेशंस चल रही हैं कि ट्रंप मोदी के लिए कैसे सदर साबित होंगे, क्योंकि दोनों के पास टर्म्स लगभग एक सी है। मोदी के पास अभी अगले 4.5 साल का लगभग अरसा पड़ा है, तो ट्रंप के पास भी जनवरी से उनका शुरू होना है 2025 से, और 4 साल रहेंगे। ट्रंप और मोदी के रिश्ते रहे कैसे, हमें अभी भी याद है। सितंबर 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी, जो बहुत बड़ी एक जॉइंट दोनों लीडर्स ने की थी, एक जलसा किया था जिसमें अमेरिका के इंडियंस को लुभाया गया था, बुलाया गया था। उम्मीद ये की जा रही थी कि मोदी की वजह से इंडियंस बड़े तौर पर वोटिंग भी करेंगे ट्रंप के लिए, लेकिन ट्रंप 2020 का इलेक्शन हार गए। इन शॉर्ट, अब क्या बनेगा इंडिया का ट्रंप के दौर में, ये आज समझने, डिकोड करने की कोशिश करते हैं चाय टाइम पॉलिटिक्स में। अपने दोस्त हुसैन जावेद अफरोज को वेलकम कहते हैं, हाल पूछते हैं। जी हुसैन। जी उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज सेलेक्ट किया। और स्पेशली 5 नवंबर के बाद जब पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकन इलेक्शन पे थी, और आपको भी याद है मेरी आपसे बात हो रही थी 4 नवंबर की रात के, पता नहीं कल क्या होगा, कुछ समझ नहीं लग रही है। स्विंग स्टेट्स पे सब कुछ टिका है, लेकिन स्विंग स्टेट्स तो स्वीप कर दी ट्रंप ने। ट्रंप जो है वो आपके सामने के 300 से ज्यादा सीटें ले गए। बहरहाल, अब जो भी है, किसी को पसंद हो या ना हो, प्रेसिडेंट ट्रंप हकीकत है। नहीं, और इस अगले पर हुसैन भाई हम इंडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने तो जी, इंडिया तक ही रहना है, मोदी मोदी पर। हकीकत है। अब किसी को जैसा भी लगे, इंडिया के लिए इसमें क्या फैक्टर है, इंडिया के लिए इस पे, इंडिया के ऊपर इस पे असरात क्या होंगे, स्पेशली जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन 2005 के बाद सबने देखा, जब मनमोहन सिंह के साथ उनका एक जबरदस्त किस्म का एग्रीमेंट हुआ था, और तब से इन ताल्लुकात में एक नई राह पकड़ ली थी। और आपने सही कहा है कि जब से मोदी 2014 से आए हैं इक़्तिदार में, तो इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद गहराई आई है। पहले ओबामा थे, उसके बाद ट्रंप आए, और उसके बाद बाइडेन है, अब दोबारा ट्रंप आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ भाई कि आपको क्या लगता है कि एक गैर रवायती प्रेसिडेंट के तौर पे ट्रंप इंडिया को एक स्पेशल केस की तरह डील करेंगे, या वो जैसे होता है कि एक अमेरिकन पॉलिसी है कि हमने हर हाल में इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, इंडिया की हमें जरूरत है, एक बड़ी मार्केट है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रंप की आदत है, वो हर जगह पहले हिसाब किताब लगाते हैं, हमने कितने पैसे यहाँ लगाए और हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो हमेशा ऐसे ही होता है, वो पूरी वेल अपनी सेड। बैलेंस शीट आते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छी बात की कि वो पहले हिसाब किताब लगाते हैं कि देखिए, एक बात मैं पहले कर दूं। आपने कहा कि 2014 से अच्छे रहे। 2014 के बाद मोदी को किसी हद तक जो है ना बड़ा इशू हो गया था। याद कीजिए, जब बाराक ओबामा ने इंडिया का दौरा किया था मोदी के दौर में, और बाराक ओबामा ने फिर इंडियन सॉइल पर ही खड़े होकर कह दिया था जी रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। रिमेंबर, मजहबी रवादारी होनी, यानी उनका इशारा था कि आपके दौर में इंडिया के अंदर जरा रिलीजियस टॉलरेंस उस तरह की नहीं है जिस तरह पहले होती थी, तो वो थोड़ा सा घबराहट थी। यही वजह है तब 2016 में ट्रंप जीते तो इंडिया के अंदर फील गुड फैक्टर, मोदी के अंदर एक फील गुड फैक्टर आया, यार वो जीते। और फिर हमने 4 साल में देखा हुसैन भाई कि ट्रंप ने किसी भी मामले में मोदी को तंग नहीं किया, किसी भी मामले में। हत्ता के कश्मीर जैसा वो आर्टिकल 370 भी खत्म हुए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। क्योंकि आपने खुद बड़ी अच्छी बात कर दी कि ट्रंप सबसे पहले ये देखते हैं कि यार यहाँ हमने जो लगाया था हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। वो ये नहीं देखते कि सऊदी अरब ने जमाल खशोगी के साथ क्या सऊदी अरब ने किया, या इंडिया में क्या हो रहा है मिनोरिटीज के साथ। अब सूरत हाल क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि ये हम व्यूअर्स के सामने चाय टाइम पॉलिटिक्स में इसलिए लाए कि इंडिया के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ ये है कि इंडिया अभी बहुत से इश्यूज में घिरा हुआ है, खास तौर पर
जो कनाडा के साथ उसका इशू चल रहा है इंडिया का, वो हर किसी के इल्म में, हमारे व्यूअर्स के इल्म में होगा। उस पर यह सवाल खड़ा होता है कि यहां ट्रंप किसके साथ खड़े होंगे। और जो हुसैन जवाहिद अफरोज ने बात की बड़ी अहम, कि ट्रंप पहले देखते हैं ये कि यार मैंने कहां कितना लगाया है। इलेक्शन मुहिम के दौरान भी वो इंडिया पर तनकीद करते रहे हैं, यार इनकी इंपोर्ट्स ऐसी आ जाती हैं, ये भी हमारी मंडियों में घुस जाती हैं, इनके खिलाफ भी टैरिफ का कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ट्रंप ये हिसाब किताब भी रखेंगे। मेरा नहीं ख्याल, ये मेरी जाती राय हो सकती है, कि जिस तरह 2016 से 20 तक बिल्कुल ही मोदी के लिए अमेरिका से अच्छी हवाएं आ रही थी, अच्छे पैगाम आते थे, दोस्तियां होती थी, ट्रंप अहमदाबाद आते थे, जलसे करते थे, मोदी वहां टेक्सास जाकर जॉइंट जलसे करते थे। अब शायद फिलहाल फौरी तौर पर शायद ऐसे ना हो। इसकी कई वजूहात हैं, क्योंकि एक तो ये कि ट्रंप की जो तरजीह के अंदर, लिस्ट के अंदर फौरी बातें हैं, उसमें अमेरिका के अंदरूनी इश्यूज के साथ साथ मिडल ईस्ट है, रशिया है, यूक्रेन है, उसमें इंडिया कहीं 7वें 8वें, फिर चाइना है, फिर जाकर इंडिया। एज वेल एज ये कि यार मोदी को ह्यूमन राइट्स के हवाले से तंग किया जाएगा, मिनॉरिटीज इश्यूज के हवाले से बात खड़ी की जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इस लेवल पर जाकर जो है वो बात करेंगे कि मोदी के दौर में ऐसा नहीं हो रहा, मोदी के दौर में मिनॉरिटीज के साथ ये नहीं हो रहा, क्योंकि उस वाले से ट्रंप का पॉइंट ऑफ व्यू हम खुद भी जानते हैं, खुद को इनका बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन अब हमने देखना ये है कि कनाडा के इशू पर ट्रंप कहां खड़ा होता है। एक कनाडा के इशू पर, और खुद जो अमेरिका के अंदर जो खालिस्तानी लीडर्स की कई जो हलाकतें करवानी थी लेकिन हुई नहीं, उनके हवाले से जो मामला चल रहे हैं, सर पन्नू की मैं बात कर रहा हूं, पनवंत सिंह पन्नू वगैरह और सारे इस तरह करके, वो मामला कहां जाता है, ट्रंप उस पर किस हद तक हार्ड लाइन लेते हैं, नहीं लेते। जी मेरा भाई यहाँ आपसे एक तो आपने कहा कि कनाडा के साथ जो अमेरिका के सॉरी इंडिया के खराब होते हुए ताल्लुकात हैं, वो तो अपनी जगह एक हकीकत है। और आपने कहा कि ट्रंप के लिए ये भी देखना होगा कि अपने हमसाये की तरफ कितना झुकाव है और इंडिया की तरफ या वो कितना झुकाव रखते हैं। मेरा इसके अलावा हट के दो सवाल हैं आपसे, उनके जवाब आप दे दें। एक तो ट्रंप ने, आपको पता है, अपने इंतखाबी मूड में तवातर से कहा था कि इमिग्रेंट्स हमारा बहुत बड़ा मसला है और मैं अगर इक़्तिदार में आया तो लगभग मेरी कोशिश होगी 1 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दूं। उनका जोर था कि ज्यादातर जो इलीगल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इमिग्रेंट्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और हम सब जानते हैं इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर आबाद है, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हैं, चाहे वो IT है, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो मेडिसिन है या बिजनेस है, इंडियंस हर जगह पर है। तो आपको नहीं लगता कि इस अगर वो अपनी इस रूथलेस पॉलिसी पे चलते हैं तो इंडियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी इसकी जद में आएंगे, जो इंडियन हुकूमत के लिए बड़ा एक चैलेंज होगा कि उनको कहा जाए कि भाई इन पे जरा हाथ अपना हौला रखें। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको याद होगा ट्रंप दौर में, उससे पहले भी एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह इंडिया और अमेरिका की, वो है इंडो चाइना के हवाले से, जिसमें क्वाड भी बना, आपको पता है कायदा है। ये अमेरिका की स्टेट पॉलिसी है, इसका ताल्लुक बिल्कुल ट्रंप या डेमोक्रेट्स के साथ नहीं है, तो ट्रंप भी इसको लेके चले हैं। अब जबकि सर चाइना और इंडिया के आपस में डिसएंगेजमेंट्स हो रही हैं, बॉर्डर से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं कि अपने अपने जो है फौजों को पीछे करो, हम बात कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि ये ट्रंप के लिए बीइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा एक वरीसम के, यार ये इतना अच्छा काम नहीं हो रहा, हमें तो इंडो चाइना पे फोकस करना था। इस तरह की जो बातें हो रही है इंडो चाइना के स्पिरिट के खिलाफ है, इंडियन ओशन पे हेजमनी के खिलाफ है। तो आपको नहीं लगता कि वो इस पे थोड़ा सा इंडिया के मौके के खिलाफ जा सकते हैं या इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं इमिग्रेंट्स के ऊपर और ये जो इंडो चाइना के? हाँ हुसैन भाई, आगे पहले सवाल का जवाब तो ये कि 2022 तक के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया अमेरिका में 5.2 मिलियन इंडियंस रह रहे हैं, यानी आप लगा लें 50 लाख प्लस इंडियंस रह रहे हैं। और अब की बार जो इलेक्शन हुए हैं इसमें 2.6 मिलियन यानी 26 लाख इंडियन वोटर था। लेकिन अब ये वो वोटर है, जारी बात है, वो 5.2 मिलियन आबादी है जो लीगल तरीके से गई है, जो वो जो डंकी रूट्स होते हैं उस तरह नहीं गई, इलीगल तरीके से नहीं गई, बल्कि लीगल तरीके से वहां रह रही है। अब इस टाइम अमेरिका के अंदर इंडियंस जो हैं वो दूसरी सबसे बड़ी इमिग्रेंट कम्युनिटी बन चुकी है, दूसरे नंबर की। पहले नंबर की मैक्सिकन्स हैं, उसके बाद फिर ये इंडियंस हैं। अब इसमें अहम बात ये है, जो मैं रिसर्च पढ़ा था, कि जो मैक्सिकन्स वहां पर हैं, इलीगल हम बात नहीं कर रहे, जो लीगल है, इलीगल तो सारी बात है, वो कोई भी हो उसको वो शायद निकल जाए, निकलना पड़े, बल्कि निकाल देना चाहिए इलीगल जो रह रहा है। जो लीगल मैक्सिकन्स हैं उनके मुकाबले में जो इंडियन वहां लीगल रह रहे हैं
वो वहां पर अमेरिका की सोसाइटी में ना ब्रेन कंट्रीब्यूशन करते हैं, ब्रेन का काम करते हैं, लाइक टीचिंग में, डॉक्टरी में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, आईटी सेक्टर में खास तौर पर। तो वो इनके लिए इस लिहाज से एसेट होता है। तो पहली बात तो ये कि इस तरीके से जो इमिग्रेंट्स पॉलिसी है उसको मजीद अब जो है मजीद यानी इंडियंस का इनफ्लो होता जाए, क्योंकि 2010 के बाद बहुत ज्यादा हुआ है, उसमें शायद ट्रंप कंट्रोल ले आए, लेकिन इन 5.2 मिलियन को ट्रंप नहीं छेड़ेंगे जहां तक हमें लग रहा है। अब आपका दूसरा सवाल जो है उसमें सैलम भाई बड़ी ग्लोबल लेवल पर बहुत कुछ कहा जा रहा है कि जैसे जो ब्रिक्स है जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, ये मुल्क जो है सही तौर पर वाकई ही कुछ करना चाह रहे हैं कि यार डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी और सारा करके। और अब इसमें आपने खुद तरीके से हवाला दी है, मैं खुलकर जरा बात करूं, जो खुद इंडिया के स्ट्रेटेजिक माहिरीन है वो भी ये कह रहे हैं कि अब इंडिया चाइना के साथ किसी किस्म की एक्सट्रीम की टसल नहीं चाह रहा। और ये वो मामला ऐसा है कि जिसको जरी बात है अमेरिकन आई भी देख रही है, अमेरिका भी क्लोजली वॉच कर रहा है, लेकिन यहां पर फिर हमें देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार क्या चाह रही है। मोदी गवर्नमेंट जो है वो जिस तरीके से अमेरिका से ताल्लुकात या वहां से टेक्नोलॉजी या बाकी सारे मामलात वो अगर उस पर अलाय करेंगे तो फिर तो जरी बात है चाइना के साथ बिल्कुल उनकी यस नहीं होगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है वो इश्यू हो सकता है। इसमें सर भाई मैं ज्यादा बड़ी बात ये देखता हूं कि क्या मोदी की गवर्नमेंट का अब जो तीसरा दौर शुरू हो गया है, इसमें इंडिया के अंदर जो संजीदा न्यूट्रल हल्के हैं वो और दुनिया भर के अंदर, जिसमें मैंने आपको ओबामा की मिसाल दी, इवन जो बाइडन जब इंडिया गए थे तो उनको इंडिया के अंदर जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई थी, उनको वियतनाम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी जो बाइडन को, वो भी ह्यूमन राइट्स का इशू था। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि ट्रंप ने अगर एक आध ट्वीट भी कर दिया ना इंडिया के ह्यूमन राइट्स को लेकर तो इससे ही बड़ा तमाशा बनना, क्योंकि ट्रंप का हथियार ट्विटर है, आप जानते हैं वो पूरी फॉरेन पॉलिसी ट्विटर से चलाता। एक तो वो ट्वीट्स, बिल्कुल मैं ये उनकी बात है कि वो ट्वीट्स के जरिए अपना इजहार करते हैं, पेट्रोल बहुत खाते हैं और ये उनकी आते और फॉक्स न्यूज बहुत देखते हैं, तो ये तो उनकी आते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ आपसे एक सवाल है आखिरी सर के आपके ख्याल में पीएमओ इंडिया में, दिल्ली में या साउथ ब्लॉक सारा, वो उनकी जाती क्या ख्वाहिश होगी? अब तो ये चीज हो चुकी है कि यार हमारे लिए कमला हैरिस ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इंडियन में याद भी थी, इंडियंस के वोट भी उनको शायद मिल सकते थे और शायद मिले भी हैं, या वो पहले सोच रहे थे कि शायद ट्रंप ही हमारे लिए बेहतर है? आपकी इसमें असेसमेंट क्या है? क्या साउथ ब्लॉक को और पीएमओ को 5 नवंबर के इलेक्शन से ज्यादा इत्मीनान मिला होगा, या वो थोड़े से बेचैन होंगे कि यार कमला हैरिस होती तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता? क्योंकि ये इसमें अलग बात है कि जो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ भी इंडियन है, उषा। हाँ सर भाई, असल में ना हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में इस चीज को बड़ा लिया जाता है कि यार उसकी माँ इंडियन थी या उसका बाप पाकिस्तानी था, उसकी बीवी पाकिस्तानी है या इंडियन है। इन चीजों से ग्लोबल पॉलिटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि ट्रंप के आने से ही जो इंडियन पीएम है उसके लिए ज्यादा रिलीफ होगा। कैमला हैरिस की मां बेशक इंडियन हो, लेकिन कैमला हैरिस से बिल्कुल ये तवक्को की जा रही थी कि यार वो अगर सदर बन गई तो ह्यूमन राइट्स के इशू पर कोई ना कोई बात वो कर सकती हैं। याद कीजिए एज अ वाइस 2019 अगस्त में जब ट्रंप का ही दौर था तो कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म किया गया था और सारा ये इंटरनेट बंद किया गया, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो गई। तो कैमला हैरिस ने एज अ पॉलिटिशियन, तब वो वीपी नहीं थी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थी, तब उन्होंने कंसर्न का इजहार किया था कि यार ये इंडिया में क्या हो रहा है। ट्रंप तो बिल्कुल ऐसा हमें उम्मीद नहीं है ऐसा करेंगे, लेकिन कैमला हैरिस कम से कम ऐसा कर सकती थी, ऐसा कर सकती थी। जो जरी बात है सदर नहीं बनी, तो मेरे ख्याल से तो ट्रंप की जीत ही सूट करती है मोदी गवर्नमेंट को। कई और मुल्कों में जिस तरह लोगों को, इस तरह इंडिया के अंदर हम बात करें तो मोदी को ट्रंप की जीत ही सूट जो है वो करे। बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज इस मुख्तसर नशस्त को यहीं पर हम इजाजत लें। तो चूंकि ये लेटेस्ट एक ट्रेंड था ट्रंप की जीत और इसका इंडिया पर इम्पैक्ट, तो हमने कहा चाय टाइम पॉलिटिक्स पर भी इस पर बात होनी चाहिए कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया की सूरत हाल क्या तब्दील होगी या तब्दील नहीं होगी। तो हमने आपके सामने ये वीलॉग पेश किया चाय टाइम पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाय टाइम पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।